गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम चरक संहिता विमान स्थान का 8वां अध्याय हमने आरंभ कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ लिया था। अब सेकंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं तत्विद संभाषा परिषद, है ना। तो हमने ज्ञान उपार्जन के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 जो है हमने उपाय पढ़े थे, जिसमें हमने अध्ययन पढ़ लिया था, ठीक है, अध्यापन पढ़ लिया था, और लास्ट जो है हमारा 3rd नंबर का तद्वित संभाषा परिषद ये रह गया था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आप देखेंगे कि इन तीनों में इसको श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है वो हम अब देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि संभाषा विधिमत ऊर्ध्व व्याख्या श्यामः, ठीक है। तो संभाषा भिषक भिषजा सह संभाषे। तो भिषक जो है वो दूसरे भिषक यानी डॉक्टर, एक डॉक्टर से डिस्कशन करता है अपने नॉलेज से रिलेटेड। तद्विद संभाषा ही ज्ञान अभियोग सहर्षकारी भवति। इसलिए जो तद्विद संभाषा है वो ज्ञान को अभियोग मतलब जोड़ने वाली और हर्षकारी होती है, ठीक है। तो क्योंकि देखो, आपको कोई टॉपिक नहीं आता है और आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो वर्बली जो वो टॉपिक है वो आपको बहुत जल्दी जो है कि जिसकी कंसेप्ट क्लियर है वो आपको समझा देता है ना। तो आप जिसको पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम आप लगाओगे, बुक्स देखोगे, ठीक है, उतने में वो टॉपिक जो है आपको समझ आने लगता है। तो इसलिए वो ज्ञान को जोड़ने वाली होती है और सहर्षकारी होती है, क्योंकि थोड़े से ही टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें जानने लगते हैं, है ना, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। यत चा आर्ध शिष्याध्याय सुश्रुव प्रसन्न क्रमेण उपदिश्यति। तो जो शिष्य जो है बहुत सारी जो है आचार्य की सेवा करके क्रम से, ठीक है, गुरु अभिमत अर्थ जातम तत्परस्परेण सह जल्पन, ठीक है। जो बहुत सारी जो शिष्य है वो गुरु की, आचार्य की जो बहुत सारी सेवा करके उसे प्रसन्न करके क्रम से जो ज्ञान वो जातम उसे प्राप्त होता है, तत्परस्परेण सह जल्पन। तो वो ही ज्ञान परस्परेण आपस में, जल्पन मतलब संभाषा परिषद करने से, बातें करने से, डिस्कशन करने से, विजय गोपुरा सहर्षात तस्मात् तद्विद संभाषा भी संश्रित कुशला। इसलिए जो है वो ज्ञान उसे जो है जल्पन से ही, केवल डिस्कशन से ही, हॉस्टाइल डिस्कशन से ही प्राप्त होने लगता है। इसीलिए जो है डिस्कशन को तद्विद संभाषा की प्रशंसा जो है कुशल लोग करते हैं, ठीक है। बहुत सालों की गुरु सेवा के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो जल्पन से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसकी प्रशंसा लोग करते हैं, ठीक है। आगे है तद्विद संभाषा परिषद, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं जिसको नहीं समझ आया हुआ है। आगे चलेंगे। द्विविधा तु खलु तद्विद संभाषा। तो 2 प्रकार की होती है ये, संधाय संभाषा और विग्रह संभाषा। तो संधाय संभाषा तो होता है कि जिसको फ्रेंडली डिस्कशन बोलते हैं, और विग्रह संभाषा होता है जिसको हॉस्टाइल यानी कि विपरीत, ठीक है। विग्रह संभाषा एक दूसरे को काटते हुए जो संभाषा होती है वो हमारी विग्रह संभाषा होती है, हॉस्टाइल डिस्कशन होता है, ठीक है। तो संधाय संभाषा उसे कहते हैं जिसमें विवाद में स्नेह से, ठीक है, प्रेम पूर्वक, विश्वास से दोनों में वार्तालाप होता है, ठीक है। इससे अपोजिट जो होगी वो हमारी विग्रह संभाषा होती है, हॉस्टाइल डिस्कशन। आगे है जो संधाय संभाषा है उसमें क्या लिखा है, ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्नेन। तो उसमें कौन डिस्कशन करता है, जो ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन उत्तर की शक्ति से संपन्न हो, क्रोध से रहित हो, जिसकी विद्या दूषित नहीं हुई हो, अनिंदित हो, और मतलब जो भी फ्रेंडली नेचर वाले होते हैं वो इसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फिर अब इस प्रकार की संभाषा को जिसमें कोई विपरीत शब्द नहीं होता उसे अनुलोम संभाषा भी कहते हैं। तो इसका संधाय संभाषा का दूसरा नाम क्या हुआ, अनुलोम संभाषा। आप चाहें तो इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कष्ट को सहन करने वाले प्रिय मधुर और ऐसे इसके अंदर डिस्कशन के लिए बैठते हैं, ठीक है ना। यह सोचकर कि ये मुझे हरा देगा या ये मुझे भयभीत कर देगा, ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं करते हैं। मोहवश एकांत ग्राही
नहीं होते हैं, जो विषय स्वयं अज्ञात होते हैं या फिर जो अप्रसिद्ध होते हैं, ऐसे विषयों का वर्णन नहीं किया जाता है इनमें, ठीक है। तो जो खुद को पता नहीं है उसको बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला जाता। तो एक बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छा डिस्कशन ये होता है। नेक्स्ट हमारा है विग्रह संभाषा। तो विग्रह संभाषा जो होती है वो बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। तो जो जल्पक होता है, इसमें जो बोलने वाला होते हैं, उसके 5 गुण यहाँ पर बता रखे हैं। 5 गुण कौन कौन से होते हैं? श्रुत, ठीक है। तो श्रुत मतलब जिसने बहुत सारे शास्त्रों को सुना हुआ हो। दूसरा है विज्ञान। तो विज्ञान, जिसको खुद ज्ञान होगा तभी तो वो दूसरी गलत बात को प्रूव कर पाएगा, तो खुद विज्ञान होना चाहिए। और धारण, अगर वो सामने वाली बात को सुनेगा ही नहीं तो वो पता कैसे लगेगा कि वो सही बोल रहा है कि गलत। तो वो धारण करने वाली शक्ति भी उसके अंदर, जल्पक के गुणों में होनी चाहिए। प्रतिमान होना चाहिए कि खुद की बात को वो प्रूव कर सके। और वचन शक्ति उसे होनी चाहिए, बोलने की शक्ति उसमें पूरी अच्छी लाउड जो है उसकी वॉइस रहनी चाहिए। और अगर उसके दोष की बात करें तो दोष कौन से होते हैं जल्पक के? कोप, गुस्सा हो जाता है, ठीक है। विशारद है, कठोरता से बोलता है। भीरू, डरपोक होता है। अधारणम, धारण नहीं, दूसरे की बात को नहीं सुन पाता। अहितु चीज़ों को सब में देखता है। तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो ये जल्पक के गुण है। इसके बाद अपनी श्रेष्ठता को देखते हुए ज्ञान विज्ञान आदि से हीन, ठीक है, जो विग्रह संभाषा होती है उससे बातचीत की जाती है, जिसमें ज़्यादातर ज्ञानी लोग नहीं बैठते हैं, वो लड़ाई करते हैं ना। वार्तालाप के पहले अपने में या विपक्षी में विद्या बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए जल्प के पूर्व जल्पांतर की परीक्षा करनी चाहिए। कि आप जब डिस्कशन करते हैं तो लोगों की बातों से पता लग जाता है कि उसको अभी हमें बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे फिर आप देखेंगे कि जो चीज़ें बताई है वही है जल्पक के गुण और जल्पक के दोष। फिर आगे विपक्षी कैसा होता है? विग्रह संभाषा में जो विपक्षी होता है वो कैसे होते हैं? तो विपक्षी भी त्रिविधा पर, 3 प्रकार के विपक्षी होते हैं, प्रवर, प्रत्यवर और समः, ठीक है। तो गुणों के अनुसार ये 3 है। प्रवर मतलब जो मतलब जैसे कोई पार्टी जो हमारी जैसे कांग्रेस पार्टी है ना, वो विपक्षी दल में है, तो विपक्षी भी अच्छा श्रेष्ठ होगा तभी जो है जो सामने वाला जल्पक है जिसके गुण अच्छे हैं वो भी अच्छे से उसका आंसर दे पाएगा। तो प्रवर वाले भी होते हैं, प्रत्यवर अपनी में दुर्बल और हीन गुण वाला भी होता है, और सम अपने समान वाला भी उससे विरोधी मिल सकता है, विपक्षी मिल सकता है। तो परिषद खलु तु द्विविधा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको स्टार मार्क कर लो कि किस प्रकार की सभा जो है, परिषद जो है वो 2 प्रकार की परिषद होती है, ज्ञानवती और मूढ़ परी। कैसी? ज्ञानवती और मूढ़ परिषद। तो मूढ़ और ज्ञानवती 2 परिषद हमारे पास होती है, और वो भी आगे 3 में डिवाइड हो जाती है, सद्विविधा, सती, त्रिविधा, पुनः 3। जैसे ज्ञानवती के 3 टाइप हो गए, सुहृद परिषद, उदासीन परिषद और प्रतिनिविष्ट परिषद, ठीक है। तो ऐसे ही मूढ़ के भी ऐसे ही सुहृद, उदासीन और प्रतिनिविष्ट 3 प्रकार होते हैं। तो दोनों के ही 2 के 3 प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं। परिषद है, परिषद के 2 प्रकार हो गए, ज्ञानवती और मूढ़, ठीक है। और ज्ञानवती में सुहृद परिषद फेवरेबल जब डिस्कशन हो रहा होता है, उदासीन जब कुछ इनडिफरेंट चल रहा होता है कि आधे को समझ आ रहा है आधे को नहीं आ रहा, और कुछ प्रतिनिविष्ट अनफेवरेबल जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही नहीं लेकिन उसकी बातें हम सुने जा रहे हैं, तो वो प्रतिनिविष्ट होता है। और फिर मूढ़ में भी ऐसे ही 3 होते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें से ऐसी कौन सी स्थिति है परिषद की जिसमें जल्प बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई डिबेट नहीं करना चाहिए। तो जो मूढ़ और प्रतिनिविष्ट वाले होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें कभी भी जो है जल्प नहीं करना चाहिए, डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब लड़ाई होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलेंगे। अपने से गुणों में हीन व्यक्ति या समान गुण वाले विद्वान से मूर्खों की सुहृद परिषद हो या विद्वानों की, इसमें विग्रह संभाषा करनी चाहिए, ठीक है। तो संभाषा कहाँ करनी चाहिए? जहाँ पर सुहृद परिषद हो, ठीक है, चाहे वो विद्वानों की हो चाहे मूर्खों की हो, मूढ़ हो, ठीक है। तो अपने ज्ञान विज्ञान और उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धी को पराजित करने के अब 9 उपाय बताए गए हैं। जब आप विग्रह संभाषा की बात करते हैं तो आप एक दूसरे को पराजित करने की बात करते हैं ना, वो एक फ्रेंडली डिस्कशन नहीं होकर हॉस्टाइल डिस्कशन हो जाता है। तो ऐसी कौन सी 9 उपाय हैं जिससे हम अपने सामने वाले को
हरा सकते हैं, उसे निशब्द कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले श्रुतहीन कर दो उसको। श्रुतहीन में क्या है, शास्त्र ज्ञान से यदि उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो श्रुतहीन है, उसने बहुत कुछ सुना नहीं है, तो उसे लंबे सूत्रों का पाठ करके पराजित कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि विज्ञानहीन है तो उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, वैज्ञानिक शब्दों का, जो उसे पता नहीं हो। यदि कहे हुए वाक्यों को उदाहरण नहीं कर सकता तो लंबे लंबे सूत्रों में मिश्रित बड़े बड़े वाक्य से उसको पराजित कर देना चाहिए। पहले उसको जानना पड़ेगा कि वो है कैसा। यदि प्रतिभाहीन है, कि उसकी कोई प्रतिभा ही नहीं है, तो एक ही प्रकार के वचनों को कहकर उसे बार बार अनेक अर्थ के कहने वाले एक ही प्रकार के वचनों को बार बार, ठीक है, जैसे कि दो शब्द का एक ही मीनिंग होता है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। यदि वचन शक्तिहीन है तो आधे वाक्य का प्रयोग करो कि आधा उसको समझ ही नहीं आए। यदि निपुण नहीं है तो कभी सभा में वो बोला नहीं है, तो वो वैसे ही उसका अभ्यास नहीं है, तो उसे लज्जित करो कि तुम्हें बोलना नहीं आता। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट फिर भी उसको ऐसा लिखा हुआ है कि आपको सामने वाले को कंपटीशन है ना, तो पराजित करना है। यदि क्रोधी स्वभाव का हो तो क्रोध उत्पन्न करने वाले शब्दों का अनायास करे, उसे, ठीक है, एनकरेज करे। यदि भीरू हो, डरपोक हो तो डरा दे। यदि अनविहित नियमों का पालन नहीं कर रहा हो तो नियमों के बारे में समझा के उसे पराजित किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ है कि जैसे विग्रह संभाषा क्या होती है और इसको कैसे इसमें एक दूसरे को पराजित लोग करते हैं, ठीक है। तो आगे है, विग्रह कथयेत युक्तवः युक्तम च न निवारयेत। तो आगे क्या कहा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है कि विग्रह कथयेत युक्तवा, कि विग्रह तो आप कर रहे हो लेकिन युक्ति के साथ, युक्ति मत छोड़ो। युक्तम च न निवारयेत, युक्ति का विरोध कभी भी नहीं करना चाहिए, जो सही है वो सही है। विग्रह संभाषा करनी चाहिए लेकिन युक्तिपूर्वक। विग्रह संभाषा तीव्रम ही केशांचित द्रोहम आवेत। तो विग्रह संभाषा से बहुत ही जल्दी तीव्र द्रोहम यानी कि लड़ाई क्लेश हो जाता है। तो ये वाली जो मैंने आपको रेफरेंस बताई थी वो दोबारा यहाँ पर आ गई कि न कार्यम अस्ति क्रुतस्य, कि क्रोधी पुरुष के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं हो जो अकार्य हो, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो ना कर सके, ठीक है। क्रोधी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, न वाच्य, और ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है जो वो बोलेगा नहीं ये सोच के। क्यों? क्योंकि वो विग्रह संभाषा में है, वो क्रोधी है। कुशला न अभिनंदती कलह समिता, और कुशल लोग जो है इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो आप देखोगे कि वाद मार्ग के 44 पद जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो वाद मार्ग में 44 पद कौन कौन से होते हैं, तो वो 44 पद, ये बहुत बड़ा सा चीज़ है, आप चाहें तो उसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। वाद, फिर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, उत्तर, सिद्धांत, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐसे ही जो है लास्ट निग्रह स्थान। तो अभी आप फर्स्ट जो है आज सिर्फ इतना याद रखेंगे कि वाद पहला है और निग्रह स्थान जो है हमारा लास्ट वाद मार्ग होता है। तो वाद मार्ग से भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। देखो अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं अभी टेक्स्ट से ही पढ़ा रही हूँ, मेरे पास जो नोट्स हैं एक ही मैंने 2 टेबल बना रखी है वाद मार्ग की, वहीं से जो है पूरे आपके क्वेश्चंस निकल जाते हैं। वो आपको मैं टेबल शेयर कर दूँगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। और साथ ही साथ आप चाहें तो जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप जो है आप उसकी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे। सबसे पहले वाद क्या होता है, तो यत परेण से शास्त्र पूर्वक विग्रह कथ्यति, जो शास्त्र पूर्वक विग्रह कर रहा है वो वाद बोलने वाला 2 प्रकार का होता है, जल्प और वितंडा। जल्प और वितंडया। तो जल्प क्या होता है, पक्ष आश्रित वचन, जो पक्ष में जो वचन बोलता है वो जल्प होता है, और उसके अपोजिट जो होता है, जो दूसरे विपक्ष में जो है अपना वचन बोलता है, वो वितंडा होता है। आप याद रखेंगे जल्प और वितंडा 2 प्रकार के वाद होते हैं, ठीक है। तो जल्प आपने पढ़ लिया, वितंडा नाम पर पक्षे दोष वचन मात्रम एव, तो दूसरे के पक्ष में, दूसरे के जो है अपोजिट में दोषों को ही निकाले और अपना सिद्धांत सिद्ध ना करे, उसे वितंडा कहते हैं। दोष वचनम मात्रम एव, ही दूसरे के दोष को ही बोले, ठीक है। फिर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये सब आप सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में, द्वितीय जीवती अध्याय में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल, है ना। सूत्र स्थान हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद है नेक्स्ट प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, क्या है, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, जो हमने एम लिखते हैं ना हम कि हम ये प्रूव करेंगे, तो वो हमारी प्रतिज्ञा होती है, ठीक है। तो एम को क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं।
तो प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, साध्य वचन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं। उसी वचन को कह देना प्रतिज्ञा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थापना। तो स्थापना क्या होती है, तस्या एव प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा हमने करी है, जो हमारा एम है, उसको हेतु, दृष्टांत, उपनयन, निगमन और इन सब पंच अव्यय, क्या बोलते हैं इसको, पंच अव्यय वाक्य है ना। इन पंच अव्यय वाक्य से उसकी स्थापना करना, उसको सिद्ध करना, उसको क्या कहलाता है, स्थापना कहलाता है। पूर्व ही प्रतिज्ञा पश्चात स्थापना, पहले प्रतिज्ञा ली जाती है, फिर पश्चात उसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थापना। अगला है प्रतिष्ठापना। तो प्रतिष्ठापना क्या होता है, प्रतिष्ठापना होता है या तस्या एव पर प्रतिज्ञाया विपरीतार्थस्य स्थापना। ठीक है, कि जो पर प्रतिज्ञाया हो, कि विपक्षी की प्रतिज्ञा के जो ठीक है, तो प्रतिष्ठापना क्या होती है कि पर प्रतिज्ञा, पर मतलब अपोजिट किसके, प्रतिज्ञा के, जो हमने प्रतिज्ञा स्थापित की है, अब उसको उन्हीं पंच अव्यय वाक्य से, हेतु, निगमन आदि से हम उसको अनप्रूव करेंगे कि ये ठीक नहीं बोला है, जो आपने एम बोला है ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल जो है पढ़ सकते हैं कि आत्मा नित्य है कि अनित्य नहीं है, पुरुष नित्य है या नित्य नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है तत्व की उपलब्धि में कौन सा कारण हेतु नहीं होता है। तो तत्व की उपलब्धि जब हमें करनी होती है तो उसमें युक्ति जो है हमारे काम की नहीं होती। हम तीन जो हमारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी है, तीन प्रमाण हमारे होते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो युक्ति हमारे काम नहीं आती है तत्व की उपलब्धि में, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट बाद मार्ग है 11 नंबर का हेतु। तो जो हेतु होता है, हेतु नाम उपलब्धि कारणम, जिसके उपलब्धि के, जो ज्ञान के लिए जो कारण है वो हमारा हेतु है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे अनुमान, प्रत्यक्ष और एति है, ये हमें उपमेय और उपमान, ठीक है, ये चार हेतु जो हैं माने गए हैं यहाँ पर। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, एति है यानी आप्तोपदेश और उपमेय। इन चार हेतुओं से जो ज्ञान होता है वो तत्व ज्ञान यानी सत्य ज्ञान होता है। ठीक है, तो आप जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो यही से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, हेतु नाम उपलब्धि कारणम, और दूसरा कि ये चार चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, एति है और उपमेय। ठीक है, आगे है दृष्टांतः। तो दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम। तो दृष्टांत क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम, जो जहाँ पे जिस चीज़ को हम मूर्ख और बुद्धिमान, विदुषा को जिनकी बुद्धि साम्य कर सके, कि कुछ ऐसा हम एग्जाम्पल दें जो बुद्धिमान पुरुषों को तो समझ आएगा, साथ ही साथ मूर्खों को भी समझ आएगा, तो वो दृष्टांत कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, यहीं से आपका कोटेशन आएगा, यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे इसको और टेबल में लिख लेंगे। मैंने जैसे जैसे बताए हैं, जो जो सूत्र हाईलाइटेड हैं, ब्रैकेट में है, जिसका स्क्वायर हमने लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, उनको आप एक टेबल बना के लिख लेंगे और अपने वॉल पे पेस्ट करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से याद होते हैं और आप इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अग्नि उष्ण होती है, द्रव जो है जो लिक्विड है वो उदक, इसका एग्जाम्पल है, जल उसका एग्जाम्पल है, स्थिर पृथ्वी होती है, आदित्य प्रकाश देता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, यथा आदित्य प्रकाश तथा सांख्य ज्ञान प्रकाश। तो जो सभी वस्तुओं को प्रकाशित सूर्य करता है, उसी प्रकार जो सांख्य के वचन है, आप्त वचन जो है वो हमें प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो उपनय, निगमन ये सब हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वाद मार्ग है उसमें बोला गया है उत्तर। ठीक है, तो उत्तर क्या होता है, देखो, साधर्म्य उपदिष्टो हेतु वैधर्म्य वचनम वैधर्म्य उपदिष्टे वा हेतु साधर्म्य वचनम। बहुत सिंपल सा है, दिखता है, साधर्म्य वैधर्म्य दो वर्ड जहाँ आएंगे उस कोटेशन को उत्तर कहते हैं। अब होता क्या है वो आप देखोगे। देखो, सबसे पहले यहाँ जल्प और वितंडा के बारे में बताया गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि वाद उसे कहा जाता है जो दूसरे के साथ शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को करते हुए विग्रह संभाषा करे।
तो उसमें वाद दो प्रकार का होता है। वाद के दो प्रकार कौन से हैं? जल्प और वितंडा। अपने अपने पक्षों का उद्घाटन युक्तिपूर्वक करना जल्प कहलाता है और उसके विपरीत जो है वितंडा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है वितंडा उसे कहते हैं जिसमें कि वह दूसरे के पक्ष में केवल दोषों को ही निकाले पर अपना सिद्धांत, ये हम पढ़ के आए हैं सारी चीज़ें, लेकिन उत्तर की शायद इसमें हिंदी नहीं है, तो उत्तर को आप समझेंगे कि उत्तर देना क्या होता है कि साधन में कोई आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो उसको अपोजिट पूछा होगा कि क्या ऐसा होता है, तो वो उसमें आंसर आएगा कि विधर्म्य, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो विधर्म्य वचन कहे। और विधर्म्य पूछा है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम बोलें कि हाँ ये पॉसिबल है बिकॉज करके, जैसे हम क्वेश्चन आंसर करते थे, तो साधर्म्य में विधर्म्य वचन और विधर्म्य में साध्य वचन, ये उत्तर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा जो साध्य वचन होता है। अच्छा ये हम पढ़ के आए हैं, शायद दोबारा स्कैन हो गई है। ठीक है, ये हो गया हेतु, हो गया हमारा उत्तर। अच्छा ये उत्तर की डेफिनेशन आ गई है। हेतु के समान धर्म, हेतु के जो समान धर्म कहने पर विपरीत धर्म वाला हो जाए और विपरीत उपदेशों, मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया ना, आप इसकी हिंदी यहाँ से स्किप कर सकते हो, वो आप वहाँ से उसको, वो सिंपल है, वो समझ सकते हैं आप। सबसे इम्पॉर्टेंट आ गया सिद्धांत, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो सिद्धांत, सिद्धांतो नाम यह परीक्षिक स, सिद्धांत नाम उसका है, सिद्धांतो नाम स यह परीक्षिकई बहुविधम परीक्षय, जो यह मतलब जो परीक्षिकई, जो एग्जामिनर्स के द्वारा जो बहुविध, बहुत बाहर परीक्षा जिसकी की गई हो, तो यह परीक्षिकई बहुविधम परीक्षय, बार बार याद करेंगे, यह परीक्षिकई बहुविधम परीक्षय। हेतु भी, बहुत सारे हेतुओं से, हेतु भी साधित्वा स्थापिते निर्णय है, तो बहुत सारे हेतु के द्वारा जो साधित किया गया हो, जिसकी सिद्धि हुई होगी, जो बहुत से कारण उसमें हमने बताए होंगे कि नहीं है इस वजह से ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा होता है, तो हेतु भी साधित वह स्थाप्यते निर्णय, जो स्थापित किया गया है निर्णय, उसे सिद्धांत कहते हैं। दोबारा पढ़ेंगे, सिद्धांतो नाम सह यह परीक्षिकई बहुविधम परीक्षया, बहुत सारे हेतु से साधित किया गया हो, हेतु भी साधित व स्थाप्यते निर्णय। स चतुर्विध, वो 4 प्रकार का है, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत और अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत। तो तंत्र सर्वतंत्र सिद्धांत कौन सा है, तो जो सभी तंत्रों में एक समान प्रसिद्ध होता है, जैसे यथा संति निदानानि, तो कि निदान सारी चीज़ों के, सभी रोगों के होते हैं, संति व्याधियाँ होती हैं, संति सिद्धि उपाय और सिद्धि उपाय के, ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन सिंपल नहीं आता, क्वेश्चन आता है क्या कि यथा संति निदानानि, ये कौन सा सिद्धांत है, तो आप एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको टेबल में लिखेंगे सारे एग्जाम्पल, क्योंकि आपको ये जो सिली मिस्टेक्स हैं ये नहीं करनी होती हैं। ठीक है, प्रतितंत्र सिद्धांत, तो प्रतितंत्र सिद्धांत में क्या आएगा, तस्मीन तस्मीन एकस्मीन तंत्रे, जो एक तंत्र में अलग हो तत्तः प्रसिद्ध है और दूसरे में अलग प्रसिद्ध हो, तो अन्यत्र अष्टो रसः षडत्रः, कि सारी जगह सर्वत्र जो है 6 रस कहे गए हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसके अंदर 8 रस, एक शास्त्र ऐसा है जिसके अंदर 8 रस बताए गए हैं। तो प्रतितंत्र के जो डिफरेंट में तस्मीन तस्मीन एकस्मीन है ना, तो ये वर्ड जो यहाँ पे आएगा तस्मीन तस्मीन एकस्मीन तंत्रे, एक तंत्र में जो है वो अलग प्रसिद्धि उसकी होती है। और दूसरा एग्जाम्पल है पंचेंद्रियाणि षडेंद्रियाणि अन्यत्र, कि सभी जगह तो पंच इंद्रियाँ मानी गई हैं, लेकिन एक ऐसा है तंत्र जिसके अंदर षडेंद्रियाँ मानी गई हैं। ठीक है, अधिकरण सिद्धांत क्या होता है, नाम से यस्मीन अधिकरणे प्रस्तुय माने सिद्धानि, कि जो अधिकरण सिद्धांत का क्या मतलब है, जो सिद्धांत जो है किसी के अधिकरण में होता है, कि न मुक्त है कर्म अनुबंध कुरुत है, कि कोई भी पुरुष अपने कर्म के अनुबंध से मुक्त नहीं हो सकता। निसप्रियत्वाद इति प्रसूते सिद्धा कर्मफल मोक्ष पुरुष प्रत्यभाव भवन्ति, इसलिए जो है मोक्ष और पुरुष का प्रत्यभाव होता है। ठीक है, तो अधिकरण मतलब जो उसके पक्ष में हमेशा, जो उसके साथ हमेशा कर्म अनुबंधिक जो बना रहेगा। ठीक है, कर्मफल होता है, मोक्ष होता है, पुरुष होता है, प्रत्यभाव होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि ये किसके सिद्धांत में, कौन से सिद्धांत के लिए कहा गया है, तो अपन से लगाएंगे अधिकरण सिद्धांत के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है अभ्युपगम सिद्धांत। तो अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है, देखो कि जो यूजलेस है,
स यम अर्थम असिद्धम परीक्षितम अहेतुकम, ठीक है, अदिष्टम उपदिष्टम अहेतुकम वाद काले अभी उपगच्छन्ति विशेषः। तो जो इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थम सिद्धम जिसका अर्थ सिद्ध नहीं है, अपरीक्षितम जिसकी कभी परीक्षा नहीं हुई है, अनुपदिष्टम जिसको किसी ने उपदेश नहीं किया, अहेतुक जिसका कोई हेतु नहीं है, बट फिर भी वो वाद काल से मतलब डिस्कशन होने से जिसको आपस में विशेषों ने मान लिया है, वो हमारा क्या कहलाता है, अभ्युपगमः। द्रव्यम प्रधानम इति कृत्वा, कि द्रव्य प्रधान है, गुण प्रधान है, वीर्य प्रधान है, किसी ने कुछ माना है, किसी ने कुछ माना है। तो इस प्रकार आपके 4 प्रकार के सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगला है वाद मार्ग हमारा शब्द। हम 44 है ना, आज 20 पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द। शब्द क्या है, वर्ण समान्याय। तो वर्ण को मेल, जो वो बहुत सारे वर्णों का मेल क्या कहलाता है, शब्द। वर्ण को समान एक दूसरे से मिलाना। ठीक है, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो 4 प्रकार के शब्द कौन से हैं, स चतुर्विधः दृष्टार्थ शब्द, अदृष्टार्थ, सत्य और अनुविध। तो अब दृष्टार्थ क्या होता है, अब इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। त्रिभी हेतु भी दोषा प्रकुप्यन्ति, जो दिखे, ऐसा शब्द जिससे दिखे, जो सब कुछ जो है एक्सप्लेन करता हो कि 3 हेतु होते हैं और 3 दोषों को प्रकोपित करते हैं। ठीक है, वात वाले जो हेतु हैं वो वात को प्रकोपित करेंगे, पित्त वाले पित्त को और कफ वाले कफ को। षड्भी उपक्रम में अप्रशाम्यति, और 6 उपक्रम ऐसे हैं जो हमने सुश्रुत सूत्र स्थान में, चरक सूत्र स्थान में पढ़े हैं। ठीक है, स्नेह नुक्षण वाले लंघन, मृंगन, है ना, स्तंभन और स्वेदन। तो हमने 6 षट उपक्रम वहाँ पे पढ़े थे जो कि प्रशाम्यति, रोगों को शांत करते हैं। तो ये दृष्टार्थ है। सती श्रोता आदि व सद्भावे शब्द अधिग्रहण, और श्रोत आदि जो इंद्रियां हैं उससे शब्द का ग्रहण होता है। तो ये दृष्टार्थ शब्द के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अदृष्टार्थ, जो दिखता नहीं है, कि प्रत्यभाव होता है। प्रत्यभाव यानी पुनर्जन्म होता है, मोक्ष होता है, तो ये दिखते नहीं है, तो अदृष्टार्थ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है सत्य। अब सत्य और दृष्टार्थ वाला जो है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो सत्य का कौन सा एग्जाम्पल है, यथार्थभूत, जैसा है वैसा ही दिखे। संति आयुर्वेद उपदेश है, आयुर्वेद के उपदेश होते हैं, ये एक सत्य वचन है। संति सिद्धि उपाय साध्यानाम व्याधिनाम, साध्य जो व्याधि होती है उनकी सिद्धि उपाय है, उनके ठीक करने के उपाय जो हैं प्राप्त होते हैं। ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, ये दृष्टार्थ लगता है या कुछ और लगता है, लेकिन ये सत्य शब्द का, सत्य वचन का एग्जाम्पल होता है। और सत्य के जो विपरीत होता है वो अनिर्त होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना ये पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट 18वां है हमारा प्रत्यक्ष, जो आत्मा और पंच इंद्रियों से स्वयं जाना जाए। प्रत्यक्षम नाम तत् आत्मना च इंद्रिया च एव स्वयं उपलभ्यन्ते, आत्मा और इंद्रियों से, पंच इंद्रियों से जो स्वयं जाना जाता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। अगला है अनुमान। अनुमान नाम तर्को युक्ति अपेक्ष है, अनुमान का नाम दूसरा युक्ति अपेक्षा तर्क। ठीक है, तर्क जो, ऐसा तर्क जो युक्ति की अपेक्षा करता हो वो अनुमान कहलाता है, कि ऐसा हो सकता है ना, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसको बोलेंगे, है ना। अग्नि जरण शक्तिया, जैसे कि जो अग्नि है उससे हम जरण शक्ति का पता लगा सकते हैं कि अग्नि जरण शक्ति उसकी कैसी है, ये देखकर कि खाना कैसा पचाता है, ऐसे हम उसकी अग्नि का पता लगा सकते हैं कि अगर वो गुरु खाना भी पचा रहा है तो उसकी अग्नि अच्छी है। अगर वो अच्छा व्यायाम कर रहा है तो व्यायाम शक्ति से बल का ज्ञान होता है, बलम व्यायाम शक्तिया। श्रोत्रादानी, श्रोत्र से, श्रोत्र का ज्ञान कैसे होगा कि वो शब्द ज्ञान कैसा कर रहा है, अगर वो छोटी से छोटी बात भी अच्छे से समझ रहा है तो। एति है क्या है, नाम, एति है नाम, आप तो उपदेशो वेदादि, आप तो के उपदेश स्वरूप वेद, है ना। जो एतिय क्या होता है, जो आप्त में, जो वेद आदि में उपदेश दिया गया है वो एतिय कहलाता है। जो वेद धर्मशास्त्र आदि में उपदेश दिए रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एतिय कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने 20 नंबर तक आज पढ़ लिया है। आगे हम जो बचे हुए हैं 24 वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो 1-2 क्लासेस में लग जाएगा। ओके।